चले शुरू करते हैं। कार्मिक प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जाने कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है। जरा ये बताइए, बीपीएससी जिन लोगों ने दिया है, कौन कौन लोग प्री पास कर रहे हैं? कितने लोगों को मेंस लिखना है जो अभी जुड़े हैं उसमें? अच्छा, लक्ष्मी को मेंस लिखना है। और किसको मेंस लिखना है? 67 मेंस। और किसी को लिखना है? अच्छा, कुमार निष्कर का भी अच्छा है। 2 लोग और कोई जिसकी संभावना है कि 67 मेंस लिखेगा? चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 ही लोग हैं, ठीक है। यूपीएससी का पेपर देखा होगा अगर इस बार का आप लोगों ने, तो जो लोग यूपीएससी वाले हैं या यूपी वाले हैं, यूपी का भी कल हुआ है पेपर, कल या परसों था, वो अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड ऐसे प्रश्न आए हैं जो क्लास में हमने लाइनें बोली हैं, और वर्ड टू वर्ड जैसे लग रहा है कि यूपीएससी ने क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी है और नोट्स देखा है और एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन बना दिए हैं। फर्स्ट पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ए। तो प्रश्न है कि नवीन लोक प्रबंधन ने नवीन लोक प्रशासन से क्या लिया और निजी प्रबंधन से कैसे लिया। हूबहू यही लाइन मैंने क्लास में बोली है और हूबहू नोट्स में भी ये लाइन है। और ऐसे एक नहीं, कईयों प्रश्न हैं जो वर्ड टू वर्ड अगर आप नोट्स खोलेंगे तो हूबहू लाइन टू लाइन मैच हो जाएगी। इस तरह से पेपर है इस बार यूपीएससी का। अभी मैं राजस्थान में क्लास ले रहा था, जिस दिन पेपर था यूपीएससी का उस दिन मैं राजस्थान में था, सीकर में क्लास चल रही है उस वीकेंड पे। तो वहां जीएस में है लोक प्रशासन, राजस्थान में लोक प्रशासन प्रबंधन जीएस का पार्ट है, और नवीन लोक प्रबंधन वहां पढ़ना होता है। तो मैंने वहां पढ़ा है वो टॉपिक, उसी दिन ये पेपर हुआ। अगले दिन मैंने बच्चों को बताया, और वो सब अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वहां करीब 300-400 बच्चे, सब फाउंडेशन कोर्स है राजस्थान का, तो 12th पास बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और जब प्रश्न बताया हमने तो वो इतना खुश हुए कि, और हमने कहा ये प्रश्न यूपीएससी मींस ऑप्शनल का है, तो और उनकी खुशी का ठिकाना दिया कि अरे सर हम लोग अभी 3 साल बाद एग्जाम देंगे, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें लग रहा है कि यूपीएससी का प्रश्न इतना आसान है हमारे लिए कि ऑप्शनल का प्रश्न हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इस बार पवेट का पेपर बहुत अच्छा आया है यूपीएससी का। आप देखिए, अब जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि रिजल्ट और नंबर कैसे हैं। अच्छे होने चाहिए जैसा पेपर इस बार आया है, मतलब पिछले 2-3 सालों से अगर कंपेयर करें तो इस बार का पेपर पिछले सालों की तुलना में बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रश्न तो हूबहू लाइन टू लाइन नोट से उठाए गए हैं, या जो क्लास में डिस्कस की जाती हैं चीजें हूबहू वहीं से उठाए गए हैं। चलिए, जो लोग बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं अच्छे से बस एक बार आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, क्लास कर लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस है आप सबके पास, तो अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, जितना देख सकते हैं, नोट्स पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों का खेल होगा आपके लिए। 12 में से पूरे 12 प्रश्न आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे बीपीएससी में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। बस 1 बार 2 बार 3 बार जितना वीडियो देख सकते हैं बार बार देखते रहिए, क्योंकि उस तरह की भी कोई बाउंडेशन है नहीं है आपको, अनलिमिटेड व्यूज हैं वीडियो के, तो जितना मर्जी देखिए, और नोट्स पढ़ के याद कर लीजिए चीजें। 180 नंबर खूब आराम से आ जाएंगे 300 में से बीपीएससी में, और उतने आ जाएंगे तो आप एसडीएम डीवाईएसपी बन जाएंगे। बस ईमानदारी से
क्लास और नोट्स इस काम को कर लेना है, कुछ भी उसके अलावा एक अक्षर नहीं करना है आपको, बस इसको अच्छे से कर लेना। तो रोज अगर 4 घंटे भी दे देंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगले 3 महीने, तो आपका बीपीएससी में 180 प्लस नंबर एकदम सेफ एंड सिक्योर है। चलिए वापस आए, कार्मिक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जानें कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है, कार्मिक प्रशासन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन का अर्थ। तो देखिए आप, कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत संगठन में कार्यरत कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन का पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो उसका एरिया है, हमने उसकी कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम कार्मिकों की रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, सैलरी, इस तरह की चीजों की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी चीजों की स्टडी करेंगे कार्मिक प्रशासन में, वो पीछे अभी सिलेबस देख रहे हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो हमने तो यहां बस एक एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 टॉपिक लिख दिए कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, इस तरह की बातों का अध्ययन करने वाली शाखा को कार्मिक प्रशासन कहते हैं हिंदी में। और एक नाम है इसका सेबी वर्गीय प्रशासन, सेबी वर्गीय प्रशासन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश वर्ड है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में कार्मिक प्रशासन भी बोल सकते हैं और सेबी वर्गीय प्रशासन भी आपको देखने पढ़ने को मिल सकता है। तो सेबी वर्ग या कार्मिक मतलब एक ही है कि संगठन में या प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं वही है सेबी वर्ग या कार्मिक। तो उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति से जुड़ी बातों का हम अध्ययन करते हैं इस ब्रांच या शाखा के अंतर्गत, जिसका नाम है कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य या इसका महत्व क्या होता है, कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य या इसका महत्व क्या है। ऐसा कहा जाता है कि कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की एक बहु उद्देशीय शाखा है, बहु उद्देशीय शाखा या मल्टीपर्पज ब्रांच या मल्टी डायमेंशनल ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्मिक प्रशासन को कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रशासन के अनेक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिल जाती है। अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की बहुउद्देशीय शाखा है, व्याख्या कीजिए या टिप्पणी कीजिए। या और दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि कार्मिक प्रशासन का संबंध लोक प्रशासन के अनेक प्रकार्यों से है, प्रकार या फंक्शंस। प्रकार या फंक्शंस तो अनेक प्रकार्यों से है, मतलब वही है कि उसके अनेक उद्देश्य या पर्पस होते हैं कार्मिक प्रशासन के। तो क्या, तो कुछ पॉइंट यहां स्क्रीन पे आपको दिखेंगे कार्मिक प्रशासन के उद्देश्यों के संदर्भ में, और वास्तव में
जो ये पॉइंट हैं, आप देखेंगे कि इसमें से कोई लोक सेवा का उद्देश्य है, कोई भर्ती का उद्देश्य है, कोई प्रशिक्षण का उद्देश्य है, कोई पदोन्नति का। और चूंकि लोक सेवा, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति ये सब कार्मिक प्रशासन के अंग हैं, तो लोक सेवा के उद्देश्य मतलब कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य, क्योंकि वो कार्मिक प्रशासन का ही तो पार्ट है। भर्ती के उद्देश्य मतलब कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य, प्रशिक्षण, जो भी कार्मिक प्रशासन के अंदर आने वाली चीजें हैं उनके जो अलग अलग उद्देश्य हैं उन्हीं को कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से कार्मिक प्रशासन के उद्देश्यों की संज्ञा दे दी जाती है। तो अब देखिए आप, सबसे पहला उद्देश्य लिखा है कि सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है कार्मिक प्रशासन के माध्यम से। ये बेसिकली लोक सेवाओं का उद्देश्य है। और लोक सेवाएं कार्मिक प्रशासन का पार्ट है, मैंने कहा, तो कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य। तो हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है सरकार, सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती हैं लोक सेवाएं। भारत एक राज्य है, जो भी हमारे संविधान के हमारे राज्य के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत चुनी गई सरकार की है। आज हमने मोदी सरकार को बहुमत देके चुना है, तो हम उसी से अपेक्षाएं करते हैं कि वो गरीबी दूर करे या बेरोजगारी दूर करे या शिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था करे या और जो। तो राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन सरकार है, और सरकार की क्रियान्वयन शाखा को हम नाम देते हैं लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन लोक प्रशासन है। विधायिका जो भी नीतियां बनाती है जनता के बीच में उनका क्रियान्वयन लोक प्रशासन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाता है, और जब सही ढंग से नीतियों का क्रियान्वयन होता है तभी हम सरकार के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाते हैं। इवन नीतियों के निर्माण में भी लोक प्रशासन की भूमिका होती है, क्योंकि लोक प्रशासन में बैठे लोग योग्य, अनुभवी, सक्षम और दक्ष होते हैं। तो सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है लोक प्रशासन। और बात को आगे बढ़ाएं तो लोक प्रशासन के उद्देश्य कौन पूरे करेगा? लोक सेवक। लोक प्रशासन में कार्यरत कर्मचारी, उन्हीं के द्वारा तो जो भी लोक प्रशासन के काम हैं, चाहे वो क्रियान्वयन संबंधी हो या निर्माण संबंधी, वो लोक सेवकों के द्वारा ही तो पूरे किए जाएंगे। तो लोक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन लोक सेवाएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि लोक सेवाएं सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं, और लोक सेवाएं चूंकि कार्मिक प्रशासन का अंग है, तो जो उद्देश्य लोक सेवाओं का है वो उद्देश्य कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य बन जाता है। दूसरा देखिए, संगठन के प्रति योग्य तथा कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना। संगठन के प्रति योग्य
तथा कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना ये भर्ती या रिक्रूटमेंट का उद्देश्य है। भर्ती या रिक्रूटमेंट का उद्देश्य है संगठन के प्रति योग्य तथा कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करना। इनफैक्ट भर्ती का अर्थ भी यही है कि संगठन के प्रति योग्य और कुशल कर्मचारियों को आकर्षित किया जाए। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, कई लाख उसमें परीक्षा देते हैं और वैकेंसी कुछ 100 होती हैं, 700, 800, 1000, और देखिए 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो उन 10 लाख में अगर 5 लाख 6 लाख ने भी परीक्षा दी, बीपीएससी में 6 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए, 3.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी, भरना है हमें 800 पोस्ट। तो स्वाभाविक सी बात है उन कई लाख में से हम उन्हीं 700-800 को चुनेंगे जो ज्यादा योग्य और ज्यादा कार्यकुशल होंगे। तो ज्यादा योग्य और ज्यादा कार्यकुशल को संगठन में शामिल करना ये भर्ती का अर्थ और उसका उद्देश्य होता है। भर्ती कार्मिक प्रशासन का अंग है, तो फिर ये कार्मिक प्रशासन का भी उद्देश्य बन जाता है। अगला, सही स्थान पर सही व्यक्ति रखना, राइट पर्सन टू द राइट प्लेस। ये भर्ती का भी उद्देश्य होता है और पदोन्नति का भी उद्देश्य होता है। ये रिक्रूटमेंट का भी एक पर्पस है और प्रमोशन का भी। हम आगे भर्ती प्रक्रिया पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसके 7 चरण होते हैं, 7 फेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। उसमें छठा होता है पद स्थापन या प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि हम सही व्यक्ति को सही स्थान पर तैनात करें। जिसे यूपीएससी ने आईएएस के लिए रिकमेंड किया है, सरकार की ड्यूटी है उसे आईएएस बनाए, और जिसे आईपीएस के लिए रिकमेंड किया है उसे आईपीएस बनाया जाए। स्टेट में भी उसी तरह से। पदोन्नति का भी एक पर्पस ये होता है। आपने 14 साल 15 साल डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी के रूप में काम किया, अब आपको काम करते करते प्रशासनिक कार्यों का इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप अपने से ऊपर के पद के दायित्वों का भी बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकते हैं, तो आपको प्रमोट करके डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बना दें या डीवाईएसपी से प्रमोट करके एसपी बना दें। कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य, ये पदोन्नति का उद्देश्य है और पदोन्नति कार्मिक प्रशासन का अंग। तो भर्ती का भी उद्देश्य है सही व्यक्ति सही स्थान पे, और पदोन्नति का भी उद्देश्य होता है ये कि हम सही व्यक्ति को उसके सही स्थान पर नियुक्त करें। आगे देखें, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन, ये पदोन्नति का उद्देश्य है। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन पदोन्नति का उद्देश्य प्रमोशन का है। भाई 14-15 साल आपने नौकरी करी तो एक्सपीरियंस तो हो ही गया आपको, लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप नौकरी छोड़ के नहीं गए बीच में, कुछ गड़बड़ नहीं किया आपने। गड़बड़ करते तो भी इतनी लंबी नौकरी नहीं कर पाते, बीच में निकल जाते। या आपका कमिटमेंट नहीं होता, खुद छोड़ के चले गए होते, कुछ और करने लगे होते। तो अगर आप 14-15 साल से काम कर रहे हो तो अनुभव तो मायने रख ही रहा है, साथ में आपका संगठन के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन भी शो हो रहा है। तो एक तो हमें अनुभव के लिए आपको ऊंचा पद देना है, और दूसरा हमें आपको अच्छे कार्य के लिए
पुरस्कृत प्रोत्साहित भी तो करना है, उसलिए भी प्रमोशन किया जाता है। तो प्रमोशन के कई पर्पज हैं। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन, पदोन्नति का उद्देश्य, पदोन्नति कार्मिक प्रशासन का अंग, तो ये उसका उद्देश्य बन जाता है। और देखें, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना, ये प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का उद्देश्य है। व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। एक लोक सेवक में जिन जरूरी गुणों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, उन गुणों के विकास के लिए हम लोक सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। एक सिंपल ग्रेजुएट देखिए आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाता है हमारे देश में, स्वाभाविक सी बात है उस समय उसमें वो सारी क्षमताएं नहीं होती कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद सीधे हम उसे कलेक्टर एसपी बना के भेज दें और कहें कि जाओ काम करो। एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास की है आपने, लेकिन जो काम, जो पद आप संभालने जा रहे हैं, अभी आपको उसकी जानकारी नहीं है। अभी आप उस पद के लिए तैयार नहीं है। उस पद की जो आपसे जरूरी अपेक्षाएं हैं, जो आप में क्षमताएं होनी चाहिए, वो अभी आप में पूरी तरह से मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आपकी उन योग्यताओं को उस पद की जरूरत के अकॉर्डिंग एक शेप देंगे, एक आकार देंगे, और इसके लिए हमें आपको ट्रेनिंग देनी होगी या प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य है ये व्यक्ति की क्षमताओं का विकास, और अगेन प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन का अंग है, तो ये उसका उद्देश्य हो जाता है। अगला देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास, ये प्रशिक्षण का भी उद्देश्य होता है, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी उद्देश्य होता है। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोक सेवक को अपने काम के लिए तैयार कर दें या उसकी क्षमताओं का विकास कर दें। लेकिन अगेन प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है, प्रशिक्षण के भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो एक उद्देश्य फिर ये भी होता है कि हम लोक सेवक की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करें। उसमें डिसीजन मेकिंग पावर, उसमें लीडरशिप स्टाइल, उसमें कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें भी विकसित होना जरूरी है। सही निर्णय कैसे ले, विषम परिस्थिति में कैसे अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करे, कैसे आपस में कम्युनिकेशन करे, वो भी एक स्किल है कि अपनी बात भी कहना है, अपना ऑर्डर भी मनवाना है, और सामने वाले के दिल को चोट भी नहीं पहुंचानी है, संबंध भी खराब नहीं करने हैं। बहुत सारे पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं व्यक्ति के। तो प्रशिक्षण केवल लोगों की क्षमताएं ही नहीं बढ़ाता, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भूमिका निभाता है। और प्लस कार्मिक प्रशासन का और एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। ये अलग एक उसकी प्रक्रिया है। उसका तो नाम ही वही है और पर्पस भी वही कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समावेशी विकास करना। प्रशिक्षण के कई उद्देश्यों में एक है ये मानव संसाधन विकास, और मानव संसाधन विकास तो उद्देश्य, प्राइमरी पर्पज उसका वही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ये कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य बन जाते हैं। अगला देखिए, सेवा की संतोषजनक शर्तें। ये वेतन तथा
सेवा शर्तें का उद्देश्य है। सेवा की संतोषजनक शर्तें वेतन तथा सेवा शर्तों का उद्देश्य है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन, इनके माध्यम से हम लोक सेवकों को संगठन के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है, उसके बदले कुछ रिवार्ड, कुछ रिटर्न देते हैं। भाई कोई एक आदमी 8 घंटे 10 घंटे सिविल सर्विस में ड्यूटी करेगा तो बदले में कुछ उम्मीद भी तो करेगा, और हमें देना भी पड़ेगा ताकि पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन से वो सिविल सर्विस के कामों को संपन्न करे। तो फिर ऐसी स्थिति में कार्मिकों को उनके योगदान के बदले अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाएं और सेवा शर्तें उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। वेतन तथा सेवा शर्तों का ये उद्देश्य होता है। ये कार्मिक प्रशासन का अंग है। वेतन तथा सेवा शर्तें परिणाम स्वरूप ये कार्मिक प्रशासन का भी उद्देश्य बन जाता है। अगला देखेंगे अनुशासन की स्थापना या डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो आप फिर देख रहे हैं कि कार्मिक प्रशासन का अगेन एक पार्ट है अनुशासन तथा आचार संहिता। कार्मिक प्रशासन का एक अंग, एक पार्ट ही है अनुशासन तथा आचार संहिता। लोक सेवकों के आचार व्यवहार, उनके चाल चलन को रेगुलेट करने के लिए कुछ हम नियम कानून बनाते हैं, जिनके माध्यम से हम ये तय करते हैं कि लोक सेवक लोक सेवा के कार्य करते हुए किन बातों को ध्यान में रखें, कैसे अपनी हदों या अपनी लिमिट में रहते हुए काम करें, बाउंड्री क्रॉस नहीं करें। तो बहुत सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता। लोक सेवकों के आचार व्यवहार को तय करने वाले सिद्धांतों का समूह। पर्पस ये होता है कि लोक सेवक अनुशासन में हदों में रहते हुए अपने कार्यों को संपन्न करें। और लोक सेवाओं का चूंकि व्यापक महत्व है, उनके कंधों पर व्यापक जिम्मेदारियां हैं, तो डिसिप्लिन में होना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए अनुशासन और आचार संहिता का उद्देश्य तो कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य बन जाता है। अगला उत्तरदायित्व की भावना का विकास, ये भी अनुशासन और आचार संहिता का ही उद्देश्य है। भाई हम आपको कलेक्टर बना दें, डिप्टी कलेक्टर बना दें, एसपी बना दें, डीएसपी बना दें, बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंप दें, उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त सत्ता और संसाधन भी दे दें, लेकिन आपको किसी के प्रति हम अकाउंटेबल, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएं, आपको डिसिप्लिन में ना रखें, तो फिर वही संदेह रहेगा, एक डर रहेगा कि आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करने लगे, आप जनता के सेवक नहीं बल्कि स्वामी बन के ना बैठ जाएं। तो फिर हमें लोक सेवकों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना भरनी होती है, उन्हें विभिन्न संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी बनाना होता है। तो वो कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। उसके अलावा देखें तो जनहित और जन संतोष की प्राप्ति। ओवरऑल सरकार का और लोक प्रशासन का उद्देश्य है ये
कि हम जनता की अधिकतम हित और अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करें। तो लोक प्रशासन की जितनी भी शाखाएं हैं, सबका उद्देश्य यही है कि जनता की अधिकतम हित और कल्याण को सुनिश्चित करना है। अगला, संगठन के सिद्धांतों को लागू करना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन, इस तरह के जो संगठन के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कार्मिक प्रशासन की ही ये ड्यूटी है कि वो बेहतर तरीके से टॉप टू बॉटम उन प्रिंसिपल्स को लागू करे। क्योंकि हम देखते हैं बिना संगठन के सिद्धांतों के लागू हुए संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से कार्मिक प्रशासन के बहुत सारे उद्देश्यों की चर्चा की जा सकती है और ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। बहुत लंबी इसलिए कि मैंने आपको बस कुछ प्रमुख गतिविधियों का एक एक उद्देश्य बताया है। जैसे प्रशिक्षण के मैंने 2 उद्देश्य बताया आपको कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास, और एक और बता दिया मानव संसाधन विकास। वो हमने कहा प्रशिक्षण का भी उद्देश्य है और मानव संसाधन विकास का भी उद्देश्य है। ऐसे आगे हम प्रशिक्षण के कम से कम 10 उद्देश्य पढ़ेंगे। आप चाहो तो उन 10 की यहां चर्चा कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने शुरू में ही बताया कि जो भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, लोक सेवाओं के उद्देश्य हैं, बस उन्हीं को हम कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के उद्देश्य कहते हैं। तो हमने तो केवल एक एक उद्देश्य बताया, वो भी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, जो 4-5 महत्वपूर्ण पार्ट हैं कार्मिक प्रशासन के। उनके ऐसे सिलेबस देखे तो उसमें कितनी सारी चीजें हैं, निष्पादन मूल्यांकन भी, तटस्थता भी, अनामता भी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी, पोजीशन क्लासिफिकेशन भी। पूरा सिलेबस देखिए और सबके हम उद्देश्य करने चलें, एक एक उद्देश्य करने चलें, तब भी 20-25 उद्देश्य हो जाएंगे, और जबकि सबके कई कई उद्देश्य हैं। तो मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, 11, 12, 20, 30, 40, 50 तक ये लिस्ट जा सकती है कार्मिक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर। आगे हम विस्तार से बस यही एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक पढ़ेंगे लोक सेवा, तो उसके उद्देश्य क्या है, भर्ती तो उसके उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण तो उसका महत्व उद्देश्य क्या है, और वो सब उठा के आप जरूरत के अनुसार यहां रख सकते हैं। और इनको ही हमने कार्मिक प्रशासन के उद्देश्यों की संज्ञा दी है। तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। लास्ट पॉइंट बस एक जो लिखेंगे, जरूरत के अनुसार ये लिस्ट बढ़ जाएगी। सो लास्ट पॉइंट बस एक लिखेंगे, परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप सामंजस्य। कार्मिक प्रशासन का एक उद्देश्य ये भी है, जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसी परिस्थिति हो, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जैसा हो, उसके अकॉर्डिंग कार्मिक प्रशासन या उसकी जो गतिविधियां, उसके जो तत्व हैं, उनमें परिवर्तन किया जाए। हम सोचें कि अंग्रेजों के जमाने वाली भर्ती पद्धति आज 21वीं सेंचुरी में चलती रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। आज समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई। आज के अकॉर्डिंग अगर हम अपने रिक्रूटमेंट सिस्टम को अप टू डेट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो आज हमें आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी भर्ती व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
प्रशिक्षण हम सोचें आज से 50 साल पहले जो शुरू हुआ था वही चलता रहे तो कैसे होगा। 50 साल पहले की परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। वेतन हम सोचें कि एक बार जो हमने तय कर दिया आजादी के बाद वही वेतन रहेंगे कर्मचारियों के, कैसे हो। इतनी महंगाई बढ़ रही, जीवन यापन की लागत बढ़ रही, हम कहनी हम कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए आप, हर 10 साल में एवरेज हर आफ्टर 10 ईयर बाद एक हम पे कमीशन बनाते हैं, वेतन आयोग, जो 10 साल की कितनी महंगाई बढ़ी, लिविंग स्टैंडर्ड की कॉस्ट कितनी बढ़ी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सुझाव देता है वेतन आयोग कि कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो। और तब फिर आज तक देखिए आप, हमें 70 साल हुए आजाद हुए, 7 वेतन आयोग अब तक बन चुके हैं, 8वां बनाएंगे अब हम 2024-25 में। तो हर 10 साल में हम रिव्यू करते हैं वेतन कर्मचारियों को, हर साल कुछ इंक्रीमेंट लगते हैं उसमें। अभी देखिए सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, और जो तो वही क्यों बढ़ाया, इसीलिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है, पहले जो चीज 1000 में आती थी आज 1200 में और 1500 में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि कर्मचारी बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे। तो जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे कार्मिक प्रशासन को, उसके अकॉर्डिंग कार्मिक प्रशासन के सभी तत्वों, सभी अंगों को बदलना भी आवश्यक होता है। तो ये भी कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। तो इस तरीके से ये कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। बस अभी मैंने आपसे 2-2, 5-5 मिनट इन पे बात की है। इन्हीं चीजों को एक एक करके आगे इस यूनिट में हमें विस्तार से पढ़ना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि कार्मिक प्रशासन लोक प्रशासन की बहुउद्देशीय शाखा है। टिप्पणी कीजिए या व्याख्या कीजिए। या कार्मिक प्रशासन का संबंध सरकार के अनेक प्रकारों से है। मल्टीपर्पज या मल्टी डायमेंशनल ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यूपीएससी और यूपी में पूछा जाएगा तो 150-200 शब्द में होगा, तो एक ही 1-2 लाइन लिखेंगे आप बस। और बिहार में तो 600 शब्द हो जाएंगे, इन्हीं को डिटेल कर देंगे हम और बढ़ा देंगे। ये लिस्ट जो आगे अभी हमने कहा कि हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल, तो इनकी हम डिटेलिंग कर देंगे, इनको और बढ़ा देंगे हम। तो ये 600 शब्द। तो अगर 150 में पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से, और 600 में पूछा जा रहा है, 250 में पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से। तो हमें बस ये लिस्ट बढ़ाते, अपने जितने शब्दों में कहा गया उसके अकॉर्डिंग से डिस्कस करते जाना। तो पहला टॉपिक था कार्मिक प्रशासन के अर्थ एवं उद्देश्य। आज हम इतना ही बात करेंगे, और क्योंकि अब जो मेन टॉपिक है लोक सेवाएं या सिविल सर्विस, तो कल अब हम चर्चा करेंगे उस पर, लोक सेवाएं या सिविल सर्विस। अब आज बहुत समय नहीं है, और वैसे भी अब ये 1 महीने की छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं, पहला दिन है। तो कल से अब फिर अपना आगे बस अब चलेगा प्रॉपरली जो हम लोगों का शेड्यूल है। सो कल आगे बढ़ाएंगे, आज यहीं रोकेंगे। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी हाँ ठीक है, सतवीर को बोल देंगे, वो आपके ग्रुप पे डाल देंगे। जी वैसे वो ऐप पे भी है, और ऐप पे भी डाउनलोड हो जाता है। तो आपके पास जो ऐप है उसमें जाइएगा तो उसमें भी वो सारे पढ़े, पिछले 2 साल के पढ़े पूरे ऐप में।
ऐप में वो उसके लिए अलग से एक्सेस की जरूरत नहीं है, वो वहां से भी डाउनलोड हो जाएगा। बाकी हम एक बार और सतवीर से बोल देते हैं, वो देख लेंगे। तो आप जितने पुराने देखना चाहें, वो जब से शुरू हुआ है ये जनवरी 2020 से, वो सारे ऐप पे हैं उपलब्ध, वो वहां से उसे कर सकते हैं आप डाउनलोड। और कुछ? चले तो आज यहीं रोक रहे हैं बस। अब एकदम लग के तैयारी करें, जिनको बीपीएससी देना है या यूपी यूपीएससी जो भी। तो रिकॉर्डेड क्लास सारी आपके पास हैं और लाइव फिर अब हमारा ये चलेगा रोज जैसा शेड्यूल है। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।